नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। जी हां, पूरे विश्व की आधी से ज्यादा आबादी को जिस क्षण का इंतजार था, जिस पल का इंतजार था, आखिरकार वो पल आ गया है। जी हां, पेरिस ओलंपिक का आगाज हो चुका है। 140 करोड़ भारतीयों को भी उम्मीदें हैं कि जो भारतीय ओलंपिक दल पहुंचा है वो स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक जीत कर लाए। और इसी पेरिस ओलंपिक और 2024 का जो ये पेरिस ओलंपिक हो रहा है, उसमें भारत की तरफ से क्या कुछ भूमिकाएं हैं, भारतीय खिलाड़ियों का किस तरीके का प्रदर्शन रहने की उम्मीद है, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आज हमारे साथ प्रकाश भंडारी जी मौजूद हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। सर, पेरिस ओलंपिक 2024 का जो आगाज है वो हो चुका है। इस बार का जो ये पेरिस ओलंपिक होने वाला है वो अब तक जितने भी ओलंपिक हुए हैं उनसे किन मायनों में अलग है? देखिए, पेरिस की ओलंपिक तो जो है वो अपने जो मैदानों में कई पेरिस के जहाँ खेल होने वाले हैं, हो रहे हैं, वहाँ उसके मैदानों में जो है कई स्मृतियाँ छुपी हुई हैं। और वो है कि ओलंपिक, जो आधुनिक ओलंपिक का आगाज़ हुआ था उस वर्ष 1900 में, पियरे डे कुबर्टिन जनक थे आधुनिक ओलंपिक, वो पेरिस में उसकी शुरुआत हुई। इतिहास के बारे में चर्चा करते, किस तरीके से ये ओलंपिक का आगाज हुआ। 1896 में जो एथेंस का ओलंपिक से जो आगाज हुआ, उसके पीछे क्या कुछ घटनाएं रही? सवाल ये था कि एथेंस के जो ओलंपिक थे वो थोड़े से पारंपरिक थे, और लेकिन जब तक पेरिस ओलंपिक पहुंचा तब तक पियरे डे कुबर्टिन की एक दृष्टि थी, एक उनका एक अपना विज़न था। उसमें उन्होंने कहा कि हमें खेलों को आधुनिक रूप दिया जाना चाहिए। और खेलों के मतलब सबसे बड़ी बात है कि इतने सारे खेल थे, उन सब के अंदर एक किसी खेल के जो कायदे होते हैं, खेलों के जो नियम होते हैं, उसके अंतर्गत किस तरह से प्रतिस्पर्धा कराई जाए और कैसे उसका खेलों का विकास हो, और कैसे उस दूसरे एक खेल जो है एक राष्ट्र खेलता है, सारे खेल एक राष्ट्र नहीं खेलते, एक देश नहीं खेलते जी। लेकिन पेरिस के अंदर जो वहाँ पर जो आयोजन हुआ उसमें पूरी दुनिया की निगाह इस वजह थी कि वहाँ से कई देशों ने नए नए खेल का ग्रहण किए, उसे अपनाया और अपने देशों में ले गए। और इसी वजह से कहते हैं कि ओलंपिक, जो आधुनिक ओलंपिक की जो आयोजन है, जो 1900 में पेरिस में शुरुआत हुई थी उसकी, वो आगे चल करके और प्रबल बना और उसमें उसका विकास होता गया। आयोजन की नए नए आयाम बने। अब हर 4 वर्षों के अंदर जो है हर देश जो आयोजन करता है वो कुछ न कुछ ऐसी मतलब ऐसा आयोजन का को और भव्य बनाने के लिए इंतज़ाम पुख्ता हो, ठहरने की व्यवस्था पूरी हो, और शहर के उस देश के नागरिक उससे जुड़ें। और जो देश होता है, जो जहाँ जिस देश में आयोजन होता है, वो सरकार का दायित्व होता है। सरकार ही गारंटी देती है कि हमारे यहाँ आपके खेलों का आयोजन किया जाए, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। सुरक्षा और आयोजन की जितनी जो विभिन्न प्रकार के जो आयोजनों की जो ज़रूरतें होती है वो सरकार पूरी करती है। मतलब कुल मिलाकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया कि जिन जिन देशों में जो मुख्यतः जो खेल खेले जाते हैं उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया जाए। कॉमन प्लेटफॉर्म भी दिया गया, और सबसे बड़ी बात यह है समानता और बंधुत्व की जो भावना है, हाँ, उसको भी विकसित किया। ओलंपिक की जो सॉलिडारिटी की जो बात है, अब जो मतलब भाईचारे की बात, मतलब खेल सिर्फ खेलों तक सीमित नहीं है। विभिन्न देशों के लोग आएँ, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे की संस्कृति समझें, भाषा समझें और अपने विकास की बातें करें। और मतलब खेल सिर्फ खेल तक सीमित नहीं था, उसका एक सांस्कृतिक पक्ष भी था जो उसका आयोजन हुआ करता था। और जो इसके आयोजन के अंदर जो एक परंपरा शुरू हुई, जो वो होता उद्घाटन समारोह से। उद्घाटन समारोह जो मेज़बान राष्ट्र है वो अपनी संस्कृति की झलक प्रस्तुत करता है, जिससे पूरा जो विश्व से आए खिलाड़ी उसको देखते हैं, ग्रहण करते, स्मृतियाँ लेके जाते हैं।
और इतना भव्य आयोजन होता है कि हर 4 वर्ष तक उसका इंतजार करना पड़ता है। एक आज जैसे पेरिस में आयोजन हुआ है तो अगला आयोजन कहाँ होगा उसमें देखिए 1932 में 2032 के आयोजन के लिए भारत भी प्रयत्नशील है। हालांकि अभी बहुत कई बाधाएं हैं उसमें, लेकिन एक न एक दिन भारत भी इसका आयोजन करेगा और जब पूरा विश्व देखेगा कि भारत कितना समृद्ध है। जी जी, जब भी ओलंपिक का आयोजन होता है तो एक विशेष प्रकार का स्टेडियम बनाया जाता है या फिर यूं कहें खेल गांव बनाया जाता है। तो इस बार पेरिस ओलंपिक में जो स्टेडियम बनाया गया है उसकी काफ़ी कुछ चर्चाएं हैं। वो क्यों कई मायनों में काफ़ी कुछ अपनी एक अलग ही पहचान रखता है, वो पहचान हम आपसे जानना। देखिए, ऐसा है कि जो ओलंपिक के इस बार के जो ओलंपिक आयोजन के अंदर सबसे बड़ी बात जो देखी गई कि देखिए यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में संघर्ष की और कई जगह छुटपुट विवाद हैं, गोलियां चल रही हैं, बमबारी हो रही है। तो इसमें पहली बार जो है वो यूनाइटेड जो संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा ने एक जो है प्रस्ताव पास किया और उसमें जो टकराव वाले देश हैं उन सबको से एक निवेदन किया गया है। वो ये है कि ओलंपिक के आयोजन के समय वो गोलीबारी न करें, गोली न चलाएं, जो तोबाजी होती है और ये इनसे से दूर रहा जाए, सौहार्द की बात करें। अपने आप में बहुत अच्छा नवाचार है कि कम से कम किसी भी प्रकार की कोई कला है उसको मिटाकर एक मंच पे लाया जाए। और इसका सबसे बड़ा बात है शांति का जो संयुक्त राष्ट्र संघ से जो संदेश गया वो ये है कि ओलंपिक के आयोजन को शांति का प्रतीक माना जाए और सौहार्द का प्रतीक माना जाए और ऐसे समय में जो राष्ट्र लड़ रहे हैं वो उन्हें हथियार अपने नीचे कर देने चाहिए, हथियारों को हाथ नहीं लगाना चाहिए और खेलों के आयोजन तक किसी तरह के संघर्ष की बात या गोलाबारी मारकाट जो है युद्ध जैसे युद्ध में होता है वो सब उससे परहेज रखा जाए और उससे दूर रहे। मतलब जो पेरिस ओलंपिक है वो खेलों के साथ साथ शांति का एक महत्वपूर्ण संदेश पूरे विश्व को देने जा रहा है। देखिए वो हमेशा ये रहा। आप देखिए कि जब ओलंपिक के आयोजन होते हैं तो शांति का प्रतीक सफ़ेद रंग का कबूतर होता है, उसे उड़ाया जाता है, वो शांति का प्रतीक होता है, शांति और सौहार्द का प्रतीक होता है। और वो जब हम उसको देखते हैं या ये बरसों से चली आ रही है। देखिए ये पेरिस से शुरुआत हुई थी इसकी कि कबूतर को जो है आज़ाद किया जाता है और वो आकाश में उड़ते हुए जाता है। तो पूरी जितने प्रतियोगी हैं उसको देखते हैं और उससे एक प्रेरणा मिलती है कि सब आज़ादी की प्रेरणा जहाँ मिलती है, एक आज़ाद पंछी कैसे उड़ता है और दूसरा ऊंचाइयाँ छूने की बात, ऊंचाइयाँ छूने की बात भी होती है। जो ओलंपिक के 3 हैं जो सिद्धांत हैं उसमें ये है कि सब आपको ऊंचाइयाँ छूनी है, आपको मजबूती दिखानी है और एकजुट होकर काम करना। कुल मिलाकर खेल की भावना का प्रचार करना है, उसके साथ साथ शांति का संदेश देना है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस बार का जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है वो पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देते हुए आगे बढ़ रहा है। देखिए पर्यावरण सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ये सोचा है कि ओलंपिक का आयोजन जो है बहुत खर्चीला ना हो। खर्चीला उसके पीछे मंशा ये थी कि ऐसा लग रहा था कि खाली समृद्ध राष्ट्र जो हैं वही ओलंपिक के आयोजन कर सकते हैं। उसका कारण ये था कि समृद्ध राष्ट्र क्यों कर सकते हैं कि उनके पास अपार स्रोत है और अपार धनराशि का उपयोग जो है वो ओलंपिक के आयोजन के लिए कर सकते हैं। तो ये पाया गया कि सब जब ये स्थिति रहेगी तो जो विकासशील देश हैं जैसे भारत जैसा विकासशील देश है उसमें तो ओलंपिक के आयोजन की संभावना बिल्कुल नगण्य है। तो ऐसा ऐसी सोच आई कि जो आपके आधारभूत ढांचे हैं उसमें ही थोड़ी सी मरम्मत, उसमें थोड़ा सा और जोड़ तोड़ करके थोड़ा सा उसको और विकसित करके उसका आयोजन किया जाए ताकि खेलों का जो है आयोजन जो है ओलंपिक का आयोजन इतना खर्चीला ना हो। क्योंकि दिन पर दिन ये देखा जा रहा था कि
हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं जी। तो सारे जो विकासशील देश है वो तो उनके पास तो विकास के और अन्य कार्यक्रम खेलों पे इतना खर्च करें ही या नहीं करें। तो इसमें ये हुआ कि सब पेरिस में उसकी शुरुआत हुई और ये कहा गया कि सब इसमें जो आपके पास आधारभूत ढांचे हैं उसी पर आप उसको ठीक ठाक करके खेलों के आयोजन किए जाए। उसमें आधुनिक साज सज्जा वो तो जरूरी है, टाइमिंग है और है, बैठने की जगह है जहाँ दर्शक दीर्घा है, ब्रॉडकास्टिंग की और मीडिया की सहूलियतें, ये सब तो जरूरी है। लेकिन इस बार जो ट्रैक्स बनाए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं बायो वेस्ट का भी हाँ, बायो वेस्ट इस्तेमाल किया गया है, ऐसी हाँ, चर्चाएं। उसमें देखिए ऐसा ये न सिर्फ ओलंपिक ट्रैक में जी। या आप समझिए कि जो आयोजन स्थल है या मैदान है, मैदान के अलावा जो ओलंपिक विलेज है जी। उसमें भी जो आप देखिए जो टेबल कुर्सियां लगाई गई वो बायो वेस्ट से बनाई गई, तो पर्यावरण का ख्याल रखा गया और पूरे मतलब फ्रांस का जो बायो वेस्ट है उसे इकट्ठा करके उसको इकट्ठा करके और ये किया, उसको उपयोगी बनाया, उपयोगी बनाकर उसका उपयोग किया जा रहा है फर्नीचर के अंदर और बेड जो बिस्तरे बनाए गए हैं उसमें ये सब चीज़ों का उपयोग किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छे लक्षण है। कुल मिलाकर काफी अच्छे नवाचार किए जा रहे हैं। बात करते हैं भारत की, तो भारत का 117 सदस्यों का दल भी ओलंपिक के मैदान में पेरिस में पहुंच चुका है। भारतीय टीम की अगर बात करी जाए जो 117 अलग अलग स्पर्धाओं में भाग लेंगे, आपको क्या लगता है इस बार भारतीय जो ओलंपिक दल है उससे क्या कुछ अपेक्षाएं हैं? देखिए, तैयारी हमारी बहुत अच्छी तरह से हुई है क्योंकि टोक्यो की ओलंपिक की सफलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है विशेष खेलों से लगाव, जिस तरह से उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के विजेताओं का सम्मान किया और अपार धनराशि का उपयोग होने का और विजेता बनने के बाद में भी उन विजेताओं से बातचीत की और अभी भी जो उनके अनुभव शेयर किए और उनसे पूछा भी आपको और क्या ज़रूरत हो सकती है इसमें हम इससे भी बेहतर प्रदर्शन करें। तो जो उनको जो फीडबैक आया उसके हिसाब से जो है खेल की जो नीति है, राष्ट्रीय नीति है, उसमें फेरबदल हुए हैं। आप देखेंगे कि टोक्यो की पिछली बार के टोक्यो के मुकाबले भी हमें जो पेरिस में है, मुझे लगता है कि जैसे निशानेबाजी है, बॉक्सिंग है, हॉकी है और ऐसे खेलों में हमें पहले के एथलेटिक्स में भी कोई मतलब अजूबा नहीं होगा कि नीरज चोपड़ा जो हैं वापस पुनः गोल्ड मेडल जीत जाएं, क्योंकि अभी तक उनका जो प्रदर्शन है वो और देशों के जो जेवलिन थ्रोअर हैं उनके मुकाबले काफ़ी अच्छा है। तो और दो चार आश्चर्यजनक परिणाम भी हमारे साथ सकते हैं, मुक्केबाजी में आ सकते हैं। देखिए 17 सदस्य दल गया, उसमें 117 सदस्य तो पूरी टीम है। जो 17 सदस्यीय शूटिंग दल गया है उसने पिछले 4-5 सालों में कई बार विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करी है और सवाल ये है कि वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, इन सब जैसी जो प्रतिस्पर्धाएं होती है उसमें अच्छा प्रदर्शन किया है और बढ़िया से बढ़िया जो उनका कंपटीशन हो सकता था, जो प्रतिस्पर्धा मिल सकती थी, सामने वाला खिलाड़ी भी मजबूत है, उनके बीच में जो हमारे जो निशानेबाजों ने प्रदर्शन किया है उससे मुझे बड़ी आशा है कि वो 2-3 मेडल जीत सकते हैं। और जिस तरह बिंद्रान जीता, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जीता था, तो अब ऐसे ही नए खिलाड़ियों से भी संभावना जो है, जो आशाएं हैं और ऐसा लगता है मुझे जो है कि ये आशाएं हमारी जो निशानेबाज सबसे ज़्यादा सफल होंगे। आपने निशानेबाजी का जिक्र किया, तो 21 सदस्यों का निशानेबाजी का दल पहुंचा है जो अब तक के जितने भी ओलंपिक हुए उसमें निशानेबाजी की ही बात की जाए तो सबसे बड़ा दल है। उसका कारण ये है कि पिछले 4 वर्षों में निरंतर हमारे यहाँ जो है महिला और पुरुष अंतर्राष्ट्रीय पे ISU इंटरनेशनल शूटिंग यूनियन की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, एशियाई स्तर पर, राष्ट्रमंडल के स्तर पर हमारे जो निशानेबाज वो निरंतर बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब आप देखिए कि एयर राइफल से लेकर के ट्रायप शूटिंग और
10 मीटर के, ये सब जो जितने अब निशानेबाजी काफ़ी जी। विस्तृत हो गई है। चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे और भी तरह के गेम्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, सब में शानदार प्रदर्शन और चल रहा सबसे है। बड़ी बात जो है विकास जी, उसका ये है कि आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। जी। ये नहीं है कि ओलंपिक कोटा हासिल करने के लिए बड़ी बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और विभिन्न प्रतियोगिताओं के अंदर वहाँ जाकर आपको प्रदर्शन करना पड़ता है। आप जब प्रदर्शन अच्छा करते हैं तो आप ओलंपिक कोटा प्राप्त करते हैं। जी। ऐसा नहीं कि आपने भारत में अच्छा प्रदर्शन किया तो आपको पेरिस भेज दिया जाएगा ओलंपिक में। आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खरा उतरना क्वालिफाई पड़ता है। करना पड़ेगा। और जी। सवाल ये है कि आपकी जो का जो प्रदर्शन है वो निरंतर होना चाहिए। जी। वो सिर्फ एक प्रतियोगिता में आपने जीती बढ़िया प्रदर्शन किया तो उस आधार से आपको कोटा नहीं मिलता। आपको 2-3 जो मान्यता प्राप्त जो चैंपियनशिप्स हैं, जो आयोजन किए जाते हैं जिसका, जी। उसमें आपको प्रदर्शन को जो होता है उसके आधार पर आपको ओलंपिक का कोटा मिलता है। लगातार अपनी मेहनत को बरकरार रखना जी। पड़ता है। तो इतनी बड़ी संख्या में, बैडमिंटन की इतनी अगर बड़ी बात करें- संख्या जी। के अंदर, इतनी बड़ी संख्या के अंदर हम लोगों ने भारत के जो युवा निशानेबाज उन्होंने कोटा हासिल किया, ये बहुत गौरव की बात है। जी, ये और हम सबके यही लिए- हमें विश्वास दिलाता है कि वो जो विश्व स्तर पे बढ़िया प्रदर्शन करके कोटा हासिल करेंगे जिन्होंने किया है, वो पेरिस के अंदर पदक भी दिलाएंगे। जी, चाहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, चाहे अभिनव बिंद्रा हो, हम सब के लिए गर्व है। बात अगर बैडमिंटन की करी जाए तो भारत को बैडमिंटन से भी खासा उम्मीदें हैं। बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जी। जिसमें भारत के प्रदर्शन की अगर आप करें तो एशियाई स्तर पर जो है चीन के बाद हमारा प्रदर्शन सबसे बढ़िया। हमारे खिलाड़ी जो हैं निरंतर विश्व की कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं होती जिसमें हमारे बैडमिंटन खिलाड़ी भाग नहीं लेते। अब ये भी हो रहा है कि करीब एक ही प्रतियोगिता में भारत के 7-8, 8-8, 10-10 खिलाड़ी जा रहे हैं। और कई बार तो ये होता है कि भारत का मुकाबला भी भारत के खिलाड़ी से हो जाता है। जी। क्योंकि क्वार्टर फाइनल के स्तर पर जो होता है, जो अंतिम 8 ये जो में से चयन होना है, तो उसमें कई बार देखा गया कि एक भारतीय खिलाड़ी का जो विरोधी है, जो सामने वाला खिलाड़ी, वो भी भारतीय है। तो आप देखिए कि हम जो कंपटीशन का जो लेवल है, प्रतिस्पर्धा का जो लेवल है, उसमें हम बैडमिंटन में काफ़ी आगे हैं। और जो संधू के बाद हमें और लोगों से भी उम्मीद बढ़ गई है। तो पीवी सिंधु आपको लगता है इस बार तीसरी बार वो इतिहास रचने देखिए, जा रही है? ऐसा है कि भाग्य ने अगर साथ दिया तो संधू का भी जो फॉर्म है और जो उनका अनुभव है, वो विश्व के सारे दिग्गज खिलाड़ियों को हरा चुकी है। जी। और वही दिग्गज खिलाड़ी उनको का मुकाबला उसका पेरिस में भी उनसे होना है। तो अपने अनुभव और तो ओलंपिक का आपको अनुभव है, इतनी सारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हम लोग कहते हैं, वो थोड़ा सा उनका इंजरी का एक इशू था। अब वो लेकिन उन्होंने आराम करके और अच्छी मेहनत करके उस पर अब वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और ये उम्मीद की जाती है कि तीसरा पदक भी वो पेरिस में जीते। और जब आप लगातार मेडल जीतते जाते हैं तो कहीं ना कहीं सकारात्मक शक्तियां भी आपके साथ में काम करती है। 2016 में आपने रजत पदक जीता, फिर 2020 में आपने कांस्य पदक जीता, तो 2024 में भी सब उम्मीद यही जताई जा रही है कि स्वर्ण पदक जीते। देखिए, आप में सकारात्मक जो शक्तियां हैं वो आ जाती हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा उसके साथ साथ उतनी भी बढ़ जाती है। उसका कारण ये है कि आपने जो हासिल किया उसके मुकाबले दूसरा जो खिलाड़ी, दूसरे राष्ट्र का खिलाड़ी है, उसका जो कोच है वो देखता है कि साहब इस स्तर पर है तो ये आज का है, हमें थोड़ा सा उससे आगे कुछ ऐसा प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी हम संधू को हरा सकते हैं। तो संधू को निरंतर अपने खेल में भी निखार लाना पड़ता है और बाहर क्या हो रहा है, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, उसका भी आकलन करना पड़ता है। उसके हिसाब से रणनीति बनानी पड़ती है। जब कोर्ट में उतरती है, हमारे खिलाड़ी जब कोर्ट में उतरते हैं तो उनका जो विश्वास होता है वो उसके पीछे जो आपने जो प्रशिक्षण, आपने जो तैयारी की है, वो आपके साथ चलता है। अब तक के सारे अनुभव को समेट कर वहां पर पेश करना पड़ता है। जी। अनुभव के अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आज का जो अनुभव तो आपका पीछे का है, उस दिन आपको कैसा प्रदर्शन करना है, आपके सामने कौन सा खिलाड़ी है, वो उसकी ख्याति क्या है, उसके जो मजबूत पक्ष जो है वो क्या है, उसका कमज़ोर पक्ष क्या है, ये सब
जो देखते हैं वो कोच लोग देखते हैं, वो बताते हैं भाई यहाँ खेलो, यहाँ करो, यहाँ स्ट्रोक करो, यहाँ आप चलाओ, यहाँ टॉस करो, यहाँ स्मैश करो। ये सब जो प्रशिक्षक बताता है वो सामने वाले खिलाड़ी की जो कमजोरी है या जो मजबूती है उसको देख कर किया। जी, बैडमिंटन के बाद में अगर वेट लिफ्टिंग की अगर बात करी जाए तो भारत को वेट लिफ्टिंग में भी काफी उम्मीद है जी, महिलाओं में जी, क्योंकि महिलाएं जो हमारी हैं, एक वक्त था जब इसके बारे में कोई जानता तक नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों के ओलंपिक हो चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, जिस तरीके से महिलाओं ने वेट लिफ्टिंग में जो प्रदर्शन किया वेट लिफ्टिंग में, हाँ, वो वाकई काबिल तारीफ है। एशियाई और कॉमनवेल्थ स्तर पे किया है, ओलंपिक के स्तर पर भी हुआ है। लेकिन जो हमारी जो है इसमें जो महिलाएं हैं जी, वो उनकी संख्या बहुत सीमित है। 49 किलोग्राम वर्ग में मीराबाई चानू ने जो मीराबाई चानू 2020 में, है, उन्हीं से सबसे ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि वो वर्ग ऐसा है उसमें जो कंपटीशन जो होता है वो इतना अधिक नहीं है जैसे अन्य वर्ग के मुकाबले में। तो अब ये चानू से भी उम्मीद है। सबसे बड़ी बात हमारी जो है महिला बॉक्सरों से, पुरुष बॉक्सरों से भी है। जो बॉक्सर्स हमारे वो महिला बॉक्सर बहुत अच्छी हैं जी, और पुरुष बॉक्सर बहुत पूरी तैयारी से गए हैं। तो अब ये लगता है कि जैसे मैंने कहा आपको कि जहाँ पदक की आशाएं हैं उसमें शूटिंग, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, जी, ये तीन ऐसे खेल हैं और एथलेटिक्स, जी, इसमें हमें उम्मीद है। आप देख लीजिएगा कि जो ट्रैक इवेंट है, जी, जो ट्रैक इवेंट है उसमें नीरज के अलावा साबले से भी हमको बहुत उम्मीद है। जी, साबले देखा चिश्ती बिल भी उनका जो भी प्रदर्शन मैंने देखा, और ट्रैक में हम और जो हमेशा सबसे आश्चर्यजनक कोई परिणाम दे सकता है वो हमारी रिले टीम से भी मिल सकता है। जी, हमारी रिले टीम बहुत अच्छी है और पिछली बार जो विश्व चैंपियनशिप हुई थी तो हमें कांस्य पदक मिला था। तो उससे हमें जो हमारी रिले की टीम है 4x400 के अंदर, मुझे लगता है कि हमारी रिले की टीम अगर थोड़ा सा भाग्य ने साथ दिया जी, और बैटर एक्सचेंज अच्छी तरह हो गया जी, तो वो भी पदक ला सकता है। उम्मीद तो मुक्केबाजी से भी की जा रही है। लवलीना बोरहेगन है और मुक्केबाजी में पहली बार निखत जरीन, निखत का जो जिस वेट कैटेगरी में है वो है, जी, जिस वेट कैटेगरी में है उसमें देखा गया कि पिछले 1.5-2 सालों से वो बराबर अपने वेट कैटेगरी के अंदर मजबूत प्रतिद्वंदियों को लगातार हराते आ रही और कल लगभग उनका रिकॉर्ड अजय रहा है। एक बार शायद हारी है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों के अंदर जो उनका प्रदर्शन रहा है उससे देखते हुए ये लग रहा है कि उनके अपने वेट कैटेगरी के अंदर वो कोई चमत्कारिक परिणाम देने वाली है। जी, मुक्केबाजी के बाद में अगर बात करी जाए, जैसा कि आपने जिक्र किया नीरज चोपड़ा का, तो इस बार फिर से वो इतिहास रचने जा रहे हैं, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने लगातार अपने आप को एक तरीके से पूरा सक्रिय रखा और जितने भी विश्व स्तर पे जितनी भी जेवलिन थ्रो की जो प्रतियोगिताएं हुई है उसमें भी उन्होंने टॉप किया है। देखो थोड़ा सा आज से 6, 5, 7, 8 महीने पहले एक इंजरी का इशू आया था, उनके जो टखने के अंदर थोड़ी सी तकलीफ हो गई थी। तो उसके बाद लेकिन उनके जो कोच ने कहा कि नहीं, आपको तैयारी की उसके तरह करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा आपको आराम की ज़रूरत है। उसके आराम के बाद जो है इस पेरिस ओलंपिक के पहले जी, जो अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हुए हैं उसके अंदर वो निरंतर नीरज अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं और ये संकेत दे रहा है कि उनकी तैयारी पूरी है और जिस दिन मुकाबला होगा जी, उस दिन उनका भाला जो है कोई ना कोई पदक नीरज उठाएगा। चोपड़ा का भी कहना है कि मेरा किसी और से कंपटीशन नहीं है, नीरज का कंपटीशन नीरज से ही है। ये तो कहना मुश्किल है कि नीरज का, क्योंकि उस दिन वो लगातार देखिए खेलों के अंदर एक बात होती ऑन वन पर्टिकुलर डे, जी, आज का दिन किसके नाम लिखा है। जी, अब सवाल ये है कि नीरज ने जो पिछली बार जब स्वर्ण पदक जीता था तो उम्मीद नहीं थी, जी, उनसे लगा था कि ब्रॉन्ज या सिल्वर इसी कैटेगरी, जी, लेकिन जब उनका भाला चला जी, तो फिर उसने सोना भाला उठाया। चला और चलता ही गया, सोना ही लगातार उठाया, चलता गया सोना ही उठाया और लगातार चला। जितनी भी विश्व स्तर पे जो हो सकता है यही बात है, मैं न सिर्फ उनको बल्कि भारत के अन्य एथलीटों से मेरे को उम्मीद है। तो कुल मिलाकर आपको भारत की जो ओलंपिक टीम है उसमें ओवरऑल अगर बात करी जाए तो कैसा सफर रहने वाला है? देखिए पिछले ओलंपिक के मुकाबले हमारा प्रदर्शन बेहतर रहना चाहिए। अब हम हॉकी की बात करें जो भूल जाते, हॉकी ऐसा कैसा खेल है जिसके अंदर वही जिस दिन आपका दिन है या नहीं
क्योंकि हॉकी इतनी तेज तर्रार हो गई है, इतनी तेज तर्रार हो गई है कि अगर आप एक बार अपने निशाने से चूके तो उसका खामियाजा आपको हार से उठाना पड़ता है। और आप अगर प्रवीण हो गए, आपने तेज़ी दिखाई, तो वो दिन अगर आपका है तो आप वो मैच जीतेंगे। जी भारत का बहुत सख्त मुकाबला है, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, हॉलैंड से, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन क्या है, अगर इच्छा शक्ति रही जी तो हो सकता है कि हमारे जो हॉकी खिलाड़ी है वो भी पदक लाएंगे। जी, कुल मिलाकर हम उम्मीद यही करते हैं कि जो भारत का दल पेरिस ओलंपिक में पहुंचा है वो 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और हम भी स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक पर निशाना साधेंगे। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतने अच्छे से आपने इस विषय पर अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।